आज हम थ्री स्टेप के ऊपर ही बात करेंगे। और ये गौरिया जी ने नोट, वो बम्बई में जब थे तब लेक्चर देते थे, उससे पहले वो नोट बनाते थे और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो 29/9/88 में ये जो उन्होंने लेक्चर दिया था, ये आज हम पढ़ेंगे। ये पूरा थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग के ऊपर ही है। और कई लोग नए भी हैं तो सोचा कि ये थ्री स्टेप के ऊपर जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी नहीं तो कभी कभी फिलॉसफी हो जाती है, हमें जाना है प्रैक्टिकल के लिए। तो वैसे हम सब जानते हैं थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग क्या है, पर इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि ये अगर 24 घंटा हो सकता है तो ये सबसे काम की चीज़ बन जाती है। क्यों 24 घंटा करना चाहिए? कि थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग 24 घंटा एक ही ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं कि 24 घंटा कर सकते हैं, और वो है श्वास। भगवान ने श्वास हमें दिया है जो अपने आप में 24 घंटे चल रहा है, पर जो हमारा जो श्वास चल रहा है वो केओटिक है, रिदमिक नहीं है। मतलब कि वो अपने हिसाब से चलता है। कभी 1 मिनट में 15 बार, 1 मिनट में 18 बार, 1 मिनट में 20 बार। जब ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, गुस्सा वगैरह आता है तो 25, 30, 40 बार भी 1 मिनट में हो जाता है। तो श्वास जितना फास्ट होगा इतना माइंड हमारा चंचल होगा। ये हमारे ऋषि मुनियों का संशोधन था कि श्वास और मन का गहरा संबंध है। तो जब श्वास चंचल बनता है तो मन चंचल बनता है, नहीं जब मन चंचल बनता है तो श्वास भी चंचल बनता है। मतलब श्वास की स्पीड बढ़ जाती है। अभी हमारा हेतु तो मन को ठीक करना है, चाहे अध्यात्म हो या संसार में जीना हो, कुछ भी करना हो, पहले हमारा मन स्वस्थ रहे, शांत रहे, मन के अंदर कोई विकार न उत्पन्न हो, दुर्भावना ना उत्पन्न हो, नेगेटिविटी न आए। इन सब से हमें बचना है। इससे अध्यात्म से लेना देना नहीं है। ये तो हर एक व्यक्ति की फर्ज है कि वो ऐसा बने कि उसके अंदर कोई नकारात्मकता ना रहे, क्योंकि उसके जीवन जीने के लिए ये तो प्राथमिक जरूरत है। जो आदमी का माइंड अंदर से नकारात्मक है वो कैसे शांति से जी पाएगा? और वो शांति से जी नहीं पाएगा तो फिर दूसरे लोग उसके साथ में जो है, फैमिली वाले हैं, दूसरे कामकाज वाले हैं, वो लोग कैसे शांति से जी पाएंगे? तो एक व्यक्ति अशांत होता है तो पूरा कुटुंब अशांत होता है, उसके आजू बाजू वाले सब अशांत हो जाते हैं। और एक व्यक्ति जब शांत होता है तो पूरा माहौल शांत हो जाता है, उसके इर्द गिर्द के लोग सब शांत हो जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हमारे मन को किस तरह शांत रखें, स्वस्थ रखें। अब जो कुछ हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम ये है कि वो प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए मन शांत रहता है, पर जब हमारी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है फिर थोड़ी देर के बाद में फिर मन के अंदर चंचलता आ जाती है, फिर से नकारात्मकता, कुछ ऐसी घटना घटी और फिर से नकारात्मकता आ जाती है। तो फिर हम जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो हम कॉन्स्टेंट करते हैं और कॉन्स्टेंट हम नकारात्मकता से बचते रहते हैं। इसीलिए इसको तावरिया जी ने काफ़ी इसके ऊपर बांट दिया है कि भाई थ्री स्टेप को बिठा दो एक बार, इतना अंदर से चलता रहे ताकि कोई तुम्हें न नकारात्मकता कि न और कोई वस्तु तुम्हें डिस्टर्ब कर सके या और कोई चीज़ से तुम डिस्टर्ब हो सको। और इसीलिए ये जो पेपर है उसके अंदर उन्होंने एक टेक्निक दी है कि किस तरह हम करें कि जल्दी से जल्दी हमारा थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग सेट हो जाए अंदर। क्योंकि 24 कलाक करना हम इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम घंटा 2 घंटा कर सकते हैं, बाद में थोड़ा हमारा ये हो जाता है, फिर से भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो किस तरह 24 घंटों ये थ्री स्टेप चलता रहे, इसके ऊपर उन्होंने ये एक पेपर उस समय बनाया है। तो पहली ज़रूरत ये है कि हमें जो कोई भी चीज़ है जिसे हम साधना कहें, टेक्निक कहें, कुछ भी कहें, वो 24 घंटे चलनी चाहिए ताकि हमें एक प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि हमारे अंदर
कोई दुर्भावना उत्पन्न ही ना हो। तो ये एक जरूरत है, इसलिए 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करना है। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग क्या है वो तो हम सब जानते हैं, जिसमें 1 मिनट में 12 बार श्वास लेना और छोड़ना होता है। क्यों इसमें एक मिनट में 12 बार श्वास की बात की है? क्यों 14 नहीं, क्यों 15 नहीं, क्यों 10 नहीं? कोई ध्यान वाले लोग तो कहते हैं कि भाई जितना ध्यान में उतरोगे इतना तुम्हारा श्वास कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा इतना तुमको और अच्छा है। तो यहाँ तो 1 मिनट में 12 बार श्वास लेना कंपलसरी है। ये डिफरेंस क्यों है और ये नंबर आया किस 12 बार का? 12 times why 12 times? एस्ट्रल बॉडी अभी समझना है हमें उसका थोड़ा साइंस, कि हमारे अंदर जैसे फिजिकल बॉडी इस तरह एक दूसरा बॉडी है जिसको एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिजिकल बॉडी के अंदर श्वास जाता है और एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्राण जाता है। मतलब कि एस्ट्रल बॉडी की जो जरूरियात है वो प्राण है, श्वास नहीं है। फिजिकल बॉडी की जरूरत है श्वास, क्योंकि श्वास के अंदर जो घटक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे जो घटक है उसकी बॉडी को, ब्लड को और बॉडी के टिश्यूज वगैरह को जरूरत है उसकी। तो हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर ये सारे घटक ऑक्सीजन वगैरह आते हैं और ब्लड में जाते हैं, इससे हमारा पूरा फिजिकल बॉडी जो है वो स्वस्थ रहता है। अब जो श्वास हमारे साथ अंदर जाता है उसके साथ में प्राण भी जाता है। प्राण हमारे अंदर जाके जो अंदर का फील्ड है, फील्ड में होके वो एस्ट्रल तक पहुंचता है। एस्ट्रल तक कहाँ से पहुंचेगा? जिसको एस्ट्रल की भाषा में कहे तो मूलाधार चक्र, या फिजिकल भाषा में कहे तो पेरेनियम। तो श्वास अंदर आया, उसके साथ प्राण अंदर आया, फिर श्वास तो लंग्स में चला गया, प्राण कहाँ गया? तो प्राण पहले फील्ड में जाता है और फिर नीचे मूलाधार। मूलाधार चक्र कहाँ है? हमारा नीचे है, एकदम नीचे स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड है वहाँ मूलाधार है। तो फील्ड में होके प्राण वहाँ जाता है और फिर वहाँ से मूलाधार से अंदर एस्ट्रल के अंदर एंटर होता है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्वास तो यहाँ लंग्स में चला गया, अभी प्राण को मूलाधार तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेगा? तो वो थ्रू फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से पास होके वो मूलाधार तक पहुँचता है और मूलाधार से वो फिर एंटर होके एस्ट्रल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस है। अब 1 मिनट में 12 बार मेंटल एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो प्राण का इंटेक है वो फिक्स है, पर वहाँ रिदम नहीं है। वहाँ रिदम नहीं है। एस्ट्रल के अंदर 1 मिनट में 12 बार प्राण चल रहा है, पर वहाँ रिदम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि फिजिकल बॉडी के अंदर रिदम लाएंगे और एस्ट्रल को सप्लाई करेंगे, तो हमारा एस्ट्रल भी रिदमिक बन जाएगा। एस्ट्रल बॉडी हमारा रिदमिक नहीं है, इसीलिए तो हमारे अंदर नेगेटिविटी पड़ेगी। जितने जितने एस्ट्रल के अंदर हमारी रिदम पहुंचती जाएगी, इतना हमारा एस्ट्रल बॉडी रिदमिक होता जाएगा, इतना हमारा प्रॉब्लम समाप्त होते जाएंगे। एस्ट्रल एक बार रिदमिक हो गया तो फिर कोई गड़बड़ फिर वहाँ पर अभी गड़बड़ एस्ट्रल के अंदर है। हम जिसको मन कहते हैं वास्तव में वो एस्ट्रल समझता है। तो वो जो गड़बड़ है उसको रिदम ही एक ऐसी चीज़ है कि उसको वाइप आउट कर सकती है, पर रिदम एस्ट्रल के अंदर नहीं है, वहाँ खाली प्राण का इंटेक ही है। तो हमें दोनों को, फिजिकल और एस्ट्रल को बैलेंस करना है। तो एस्ट्रल के अंदर 12 बार प्राण इंटेक है, तो फिजिकल में 12 बार हम जो श्वास का इंटेक करेंगे, तो श्वास फिजिकल में आएगा, 12 बार एस्ट्रल में जाएगा और दोनों के अंदर फिर रिदम रहेगी। फिजिकल में भी अभी रिदम है 1 2 3 5 6, एस्ट्रल के अंदर भी रिदम है 1 2 3 5 6। तो फिर फिजिकल और एस्ट्रल दोनों ये रिदमिक होते जाएंगे। इतना ही काम करना है। अगर इतना काम कर लिया तो बहुत सारी चीज़ों से हम मुक्त हो सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा कोई गहरी साधना या बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत चीज़ें आसान हो जाती है अगर यहाँ तक हमने कर लिया तो। और दूसरी भाषा में तावरिया जी कहते हैं तो फिजिकल और एस्ट्रल का सिंक्रोनाइजेशन करना है। तो यही है, फिजिकल और एस्ट्रल का सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो ये दोनों के अंदर एक रिदम ठीक रूप से चलने लगती है। ये प्राण और श्वास का सिंक्रोनाइजेशन का है या फिर फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन का है।
इतना हमें करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब शुरुआत में जब 3 स्टेप करते हैं तो वो भी मैकेनिकल हो जाता है, हमारा दिमाग भटकता रहता है और श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं। तो हमें कॉन्शियसली प्रयत्न करना पड़ता है कि अगर कॉन्शियसली हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग कर सकते हैं तो फिर वो एक अंदर रिदम दिखाने के लिए वो इतना ज़रूरी है। मैकेनिकल करते हैं तो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो जितना कॉन्शियसली 3 स्टेप होगा इतना वो रिदम जल्दी अंदर बैठती जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है वो तावरिया जी ने रात को सोते समय हमें ये प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि रिफाइनिंग को बहुत महत्व देते हैं, बस रिफाइनिंग एक बार हो जानी चाहिए, पर 3 स्टेप दिन भर में हुआ ना हुआ ठीक है, राम भरोसे। तो ये नहीं होना चाहिए। रिफाइनिंग किस लिए है? रिफाइनिंग है तो 3 स्टेप के लिए कि भाई हमारा 3 स्टेप अच्छा चले, इसके लिए तो हम रिफाइनिंग करना है। रिफाइनिंग से जो प्योरिफिकेशन होगा इसकी वजह से हमारा 3 स्टेप अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा और ज़्यादा लंबा समय चलेगा। अब रिफाइनिंग कर लिया, 3 स्टेप को महत्व नहीं देते तो आधा काम हुआ और आधा काम तो फिर रह जाता है। तो ये नहीं करना है। पहली बात तो जब भी आप रिफाइनिंग करते हैं उसके बाद में 10-15 मिनट कम से कम एकदम रिलैक्स होके पहले तो लेट जाए, रिलैक्स हो जाए और 3 स्टेप को चलना है। मिनिमम 15 मिनट रिफाइनिंग के बाद ये करना ही है, ताकि जो है ये 3 स्टेप जो है थोड़ा अंदर सिंक हो सकेगा आपके अंदर। तो इतना तो करना है। हड़बड़ी में जल्दबाजी में ये सब नहीं करना है। रिफाइनिंग चलो फटाफट पटाओ और खड़े हो जाओ, तो ये कोई कसरत नहीं कर रहे हैं। इसको नाम क्या है, एक्सरसाइज दिया, रिफाइनिंग एक्सरसाइज, पर वो एक्सरसाइज नहीं है, ये योग की प्रैक्टिस है। एक्सरसाइज के अंदर फर्क है। तो ये इस तरह हमें नहीं करना है। एक तो पहले कंप्लीटली करो, चाहे 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 3 मिनट करो रिफाइनिंग। इसके बाद में पूरा रिलैक्स बॉडी माइंड को होने दो, रिदम को सिंक होने दो उसके अंदर। इतना तो हमें करना पड़ेगा। फिर दिन भर के अंदर जब भी थोड़ा मौका मिले तब थोड़े 2-4 श्वास रिदम के अंदर लेते रहना है। और अब तो इतनी आसानी हो गई कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल तो रहता है और मोबाइल के अंदर बस डाल दो ये म्यूज़िक, जब भी चाहे आप कर सकते हो। बस स्टैंड पर वेट कर रहा है, गाड़ी में जा रहा है, कहीं भी जा रहे हो, आप ये म्यूज़िक बीच में चलाओ। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट आप करते रहो, नहीं ऐसा जचता है तो कोई बात नहीं, पर बीच में तो हम कर सकते हैं। 1-2 घंटे के बीच में 5 मिनट भी कर लिया तो बहुत आसानी रहती है हमारे अंदर। जो लोग घर के अंदर रहते हैं उन लोगों को लिए तो खास सुविधा है कि थोड़ी देर के बाद में ये चलाते रह सकते हैं। अरे 1 घंटा हुआ, कम से कम 5 मिनट चला दो मिनिमम। तो इस तरह कुछ हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है और इसको दिन भर में करना पड़ता है। और रात को सोते समय जब तक नींद नहीं आती है तब तक उसको चालू रखना है। और आज की टेक्निक है वो भी रात को सोते समय किस तरह करना है उसके ऊपर ही है। तो इस तरह हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को महत्व देंगे और करेंगे तो फिर हमारे लिए काम का है। नहीं तो टाइम इतना जल्दी पास हो जाता है और काम नहीं करते हैं तो बाजी हाथ से चली जाएगी। एक पॉइंट के ऊपर सब खत्म हो जाता है और जैसा हमारा जो मोमेंट के ऊपर हमारा खत्म होता है दूसरे जन्म में वही मोमेंट से वो जो स्थिति है वहीं से चालू होती है। तो इस जन्म में जो हमने स्थिति बनाई है वही दूसरे जन्म में वो स्थिति मिलेगी ना। इस जन्म में कोई अंदर की स्थिति ही नहीं बनाई है, हमने कुछ काम ही नहीं किया है, तो दूसरे जन्म में फिर कैसा मिलेगा। ये जो अभी जब गड़बड़ी वाला चल रहा है वही सब दूसरे जन्म में भी आके मिलने वाला है। तो इस तरह हमें एक अंदर स्थिति बनानी है ताकि जो आगे के जन्म है हमारा वो भी और आसान हो जाए हमारा। तो इतना पूर्व भूमिका में मुझे कहना है इस स्टेप के बारे में। इतनी बात कह के हुआ, फिर आज हम पूरा भी आधा घंटा पेपर पढ़ते हैं और साहब उसमें क्या कहते हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ये पेपर इंग्लिश में है पर हम उसको साथ में समझते जाएंगे। I have been after you, friends, to consciously try and make every effort to come to 1 hour at a stretch of this breathing. I am sure by now most of you are able to do it. This is very essential. तो यहाँ ये पेपर इसलिए इन लोगों के लिए कि वो कहते हैं कि अभी आप लोग 1 घंटे के ऊपर तो पहुँच गए हैं,
ये 1 घंटे के ऊपर पहुँचे, इनको फिर क्या आगे प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। पर चलो हम अभी थोड़ा कंसिडर कर लेते कि 1 घंटे जो नहीं पहुँचे हैं उनको भी एक वो लोग भी कर सके, ऐसा हम इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो पर वो कहते हैं कि अगर नहीं आप 1 घंटे तक कर सकते हैं एडजस्ट रेट, तो आपको इतना तो पहले करना पड़ेगा। इसीलिए कल शाम को भी मैंने बताया था कि रोज़ सुबह में उठ के 1 घंटा इसकी प्रैक्टिस करने का प्रयत्न करो। सुबह 5 बजे उठ जाओ, मुँह वूह धो के तुरंत बैठ जाओ और 5 से 6 1 घंटा कर लो। फिर चाहे थोड़ी बार 10-15 मिनट आराम करना है, आधा घंटा आराम करना है तो आराम कर लो, उसके बाद में रिफाइनिंग वगैरह जो करना है वो करो। इस तरह का एक आपको एक प्रोग्राम बनाना है और 1 घंटा करने की प्रैक्टिस खास करनी पड़ेगी आपको। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। 6 महीना आप करके देखें कि 1 घंटा सुबह में करते तो दिन भर दिन आपका कैसा जाता है। और खास कहते हैं दिस इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है। इतना 1 घंटा रोज करना तो बनता ही है। Some of you must be trying to go beyond this 1 hour. Please do not try, for it is not possible to do it consciously, and if you force yourself, you may damage your system, because any type of conscious breathing is not possible beyond 1 hour without being uncomfortable. तो यहाँ एक बाउंड्री बना ली है कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। क्यों ज़्यादा नहीं करना है? क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे बहुत सारे मसल्स का उपयोग होता है। यहाँ इंटरकोस्टल मसल्स है, डायाफ्राम है, वो ट्रेन नहीं है जब तक, और आप 1 घंटे से ज़्यादा एक ही समय में करने लगेंगे तो ये सब मसल्स जो है उसमें पेन आ जाएगा, वो हम अनकम्फर्टेबल आप फील करोगे। तो 1 घंटा भी जो लोग नहीं कर सकते तो पहले आधा घंटा से शुरू करो। तो रोज़ सुबह में आधा घंटा करो, फिर धीरे धीरे करके 1 घंटा के ऊपर पहुँचो। और 1 घंटा काफ़ी है, उससे फिर कॉन्शियसली ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, फिर दिन भर में आप बीच में कर सकते हैं। The purpose of doing this consciously for 1 hour is to make firm or develop the new tissues and muscles that come into play when you shift from wrong breathing to rhythmic 3-step rhythmic breathing। तो यही बात है कि हमारे ये जो टिश्यूज और मसल्स है उसको हमें धीरे धीरे करके डेवलप करना है, और इसके लिए ये हम 1 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके ज़्यादा करेंगे तो ये मसल्स के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। Some of you must be doing it at different times and many times a day. Today I am giving you the secret of 3-step rhythmic breathing to be able to do all the 24 hours of the day. क्या कहते हैं? I am giving you secret। खास एक बात बताना चाहते हैं कि जिससे आपका जल्दी से जल्दी 24 घंटों ये 3-step rhythmic breathing हो सके। But for this continuous practice for 1 hour at a stretch is very essential। तो इतना तो करना पड़ेगा आपको। ये प्रैक्टिस तो आप शुरू कर सकते हैं, हम आगे जो आएगी प्रैक्टिस, उससे पहले 1 घंटे की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। So first come to this conscious 1 hour। पहले इतना करना है। Any process to be for 24 hours has to become natural। वो चीज़ अगर नेचुरल नहीं होती है और आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, अननेचुरली आप करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो 24 घंटा जो चीज़ करनी है तो वो तो नेचुरली होनी चाहिए। तो 24 घंटा हम याद कर तो कर नहीं सकते कि चलो 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 मन में बोलते जाओ और करते जाओ, वो तो संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता 24 घंटे के लिए। तो वो एक नेचुरल, जैसे अभी हमारा गलत श्वास किस तरह चल रहा है, गलत श्वास जो है वो अननेचुरल है, फिर भी 24 घंटा चल रहा है। तो गलत श्वास जिस तरह चल रहा है उसके मुताबिक सही श्वास भी हम 24 घंटे चला सकते हैं, और वो 24 घंटे नेचुरल फॉर्म में रहेगा। पर ये प्रैक्टिस जब एक बार हमारा डायाफ्राम ट्रेन हो जाता है, और डायाफ्राम जब ट्रेन होता है तब हमारे अंदर रिदम धीरे धीरे करके बैठने लगती है,
और फिर हमको हमें अटेंशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारा श्वास अपने आप में रिदम में चलता रहेगा। अभी तो हमें अटेंशन देना पड़ता है, म्यूजिक सुनना पड़ता है, म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। एक दिन अगर सही ढंग से करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास म्यूजिक नहीं है, आप श्वास के प्रति अटेंशन भी नहीं देते हैं, फिर भी आपका श्वास चल रहा है, और आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी कि आपको पता चलेगा कहाँ मेरा श्वास रिदम में ही चल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस और थ्री स्टेप दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर आपको अवेयरनेस डेवलप करना है तो भी आपको थ्री स्टेप करना पड़ेगा। तो थ्री स्टेप जितना आपके अंदर सहज होता जाएगा, इतनी सहज रूप से अवेयरनेस भी अपने आप में बढ़ती रह जाएगी। कई लोग अवेयरनेस बढ़ाने का बहुत सारा प्रयत्न करते हैं दिन भर में, ऐसे तरह जागृत रहो, बैठा हूँ तो किस तरह, खा रहा हूँ तो जागृत रहूँ, पी रहा हूँ तो जागृत हूँ, ये सब प्रयत्न इतने करते हैं पर फिर भी कोई खास रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि फिर भूल जाते हैं। अब जब थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो ऊर्जा की लेवल इतनी बढ़ती है कि उसके हिसाब से अपने आप में जागृति इसके साथ में आने लगती है। तो थ्री स्टेप अवेयरनेस का बेस है। अगर थ्री स्टेप अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर अवेयरनेस नहीं बढ़ती है तो समझो कि थ्री स्टेप ही आपका गलत हो रहा है या अच्छी तरह नहीं हो रहा है, ये इसका एक रिजल्ट है। अगर अच्छी तरह थ्री स्टेप हो रहा है तो अच्छी तरह आपके अंदर जागृति भी आती रहेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जागृति क्या है, जागृति अवेयरनेस क्या कहते हैं। लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने देखा था ना, लाइफ एंड अवेयरनेस। लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में क्या सुना था, लाइफ एंड अवेयरनेस एनर्जी कहाँ से आती है, श्वास से। स्वादिष्ट मूलाधार में से लाइफ एंड अवेयरनेस की एनर्जी हमारे अंदर हर समय आती रहती है, पर क्योंकि हमारे अंदर वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अवेयरनेस जो है वो बहुत लो लेवल की है। हमारे अंदर अवेयरनेस तो है, अभी आप सुन रहे हो तो अवेयरनेस है, इसलिए सुन रहे हो। कामकाज कर रहे हैं अवेयरनेस से, गाड़ी चला रहे हैं तो अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, पर वो अवेयरनेस जो है वो बहुत लो लेवल की अवेयरनेस है। हमें अवेयरनेस बढ़ानी है। तो तावड़िया जी कहते हैं कि किस तरह अवेयरनेस बढ़ती है, जैसे इतर की बोतल आप खोलते हैं तो किस तरह सुगंध जो है वो फैल जाती है, इस तरह अवेयरनेस फैलनी चाहिए, आपके अंदर से अवेयरनेस बाहर निकलनी चाहिए। पर अभी तो हमारे अंदर सिकुड़ी हुई थोड़ी सी पड़ी हुई है, इसको बढ़ाना है। तो मूलाधार चक्र जिससे जैसे जैसे जितना ज़्यादा काम करेगा, सिस्टम के साथ में जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो मूलाधार काम करता है, तो अवेयरनेस की ऊर्जा अपने आप में मूलाधार से अंदर और ज़्यादा आती रहेगी, अपने आप में अवेयरनेस बनते रहेगा। फिर आपको ये ट्राई करने की जरूरत नहीं कि मैं जागृत रहूँ, कि अभी चाय पीते समय जरा मुझे जागृत होना है कि चलते समय जागृत होना है। आप जागृत हो ही हर समय, चाय पीते हो, चलते हो, बैठे हो, इवन नींद में हो तो नींद के अंदर भी एक जागृति रहती है कि ये शरीर नींद में है, मैं जागृत हूँ। उसका भी एक पेपर हमने पढ़ा था आगे। तो यहाँ तक हमें साधना को या हमारे यहाँ तक एक विस्तार करना है, यहाँ तक हमारे प्रैक्टिस आनी चाहिए कि भाई हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस अभी फैल गई, और उसका बेस क्या है, ये थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है। Any process to be for 24 hours has to become natural. Natural means that which needs no conscious attention, nor conscious efforts, and goes on and on without your knowledge and in spite of your knowledge. तो नेचुरल किसको कहेंगे? नेचुरल चीज जो होती है इसमें नीड्स नो कॉन्शियस अटेंशन। अभी यहाँ कॉन्शियस अटेंशन की जरूरत नहीं है आपको ध्यान देने की कि भाई मैं कर रहा हूँ, चलो म्यूजिक के ऊपर ध्यान दो, करो, तो ये भी नहीं जरूरत पड़ेगी। नो कॉन्शियस अटेंशन नॉर कॉन्शियस एफर्ट, वहाँ कोई ज़्यादा आपको प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका थ्री स्टेप चल रहा है, बस वो चल ही रहा है, तो ये स्थिति बन जाती है विदाउट योर नॉलेज, और आपको पता भी नहीं है कि मेरा थ्री स्टेप चल रहा है। इस तरह आपका डायाफ्राम काम करने लगेगा और थ्री स्टेप होता रहेगा। ये नेचुरल कंडीशन है, और यहाँ तक हमें इसको थ्री स्टेप को ले जाना है। The natural process of blood circulation and heartbeat is natural. अब
अभी हमारे अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कैसा नेचुरल है, हमें पता भी नहीं है और ब्लड सर्कुलेट बॉडी के अंदर करता जाता है। इसी तरह हार्ट बीट से वो भी अपने आप में हार्ट धबकता रहता है दिन भर में 24 घंटे, वो नेचुरल कोर्स के अंदर है। बट ब्रीदिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट इन द सेम कैटेगरी। अब जो है जिस तरह हार्ट बीट अपने आप में चल रहा है, इस तरह ब्रीदिंग का नहीं। हार्ट बीट के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ब्रीदिंग के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ब्रीदिंग जो है वो पार्टली वॉलंटरी है और पार्टली इनवॉलंटरी है, थोड़ा स्वैच्छिक है और थोड़ा अपने आप में वो चल रहा है। पर हार्ट बीट ऐसा नहीं है, हार्ट बीट के ऊपर हम उसको वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलंटरी अपने आप में ही चलता रहता है। तो ब्रीदिंग और हार्ट बीट में इतना फर्क है कि ब्रीदिंग को हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ब्रीदिंग को लंबा करना है, टूका करना है, उसको रोकना है, उसको डाइवर्ट करना है, जो करना है ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। पार्टली मतलब कि आप मुझे 10 मिनट श्वास रोकना है तो मैं नहीं रोक सकूँगा, वो एक लिमिट है वहाँ। तो वो पार्टली वॉलंटरी है और पार्टली इनवॉलंटरी है। इवन आवर प्रेजेंट रॉन्ग ब्रीदिंग, तो अगर श्वास रिदमिक है या रॉन्ग ब्रीदिंग है, कोई भी है, वो कुछ हद तक ही हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। Because in circulation or heartbeat, the process is beyond the threshold of our awareness and in their behavior is beyond our control. तो ये जो हार्टबीट और सर्कुलेशन जो है वो हमारे अवेयरनेस के दायरे में नहीं आता, वो हमारे अवेयरनेस से परे चलता ही रहता है। 24 घंटे हार्टबीट चालू रहता है, 24 घंटे सर्कुलेशन चालू रहता है और वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रीदिंग के ऊपर हम कुछ कर सकते हैं। दिस इज वाई देयर आर इननंबरेबल टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड सम डन अंडर द फॉल्स नेम ऑफ प्राणायाम। अब ये जब ब्रीदिंग को कंट्रोल की बात आती है तो उसके ऊपर से कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्राणायाम बन गए। हालांकि वो सही प्राणायाम नहीं है, क्योंकि प्राणायाम एक अंदर की चीज़ है, वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो काम करते हैं उसको प्राणायाम कहा जाता है। पर अभी तो हमें एस्ट्रल बॉडी का परिचय ही नहीं है, तो एस्ट्रल बॉडी में हम कुछ कर नहीं सकते। तो प्राणायाम अलग चीज़ है। ये जो हम जो प्राणायाम के नाम पर कर रहे हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, चाहे वो आप अनुलोम विलोम करते हो या कोई और प्राणायाम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो जिसको हम जो प्राणायाम कह रहे हैं वो अभी तो सो कॉल्ड प्राणायाम है, नॉट रियल प्राणायाम। और रियल प्राणायाम क्या है, वो तवरिया जी ने प्रत्याहार के अंदर बताया है कि प्रत्याहार के दौरान प्राणायाम किस तरह होता है अंदर, वो एस्ट्रल बॉडी की बात है। But any process can be continuous for 24 hours to become natural, वो नैसर्गिक होनी चाहिए। विदाउट कॉन्शियस, दैट इज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन और कॉन्शियस एफर्ट। उसमें कॉन्शियस अटेंशन या कॉन्शियस एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वही नेचुरल प्रोसेस है। द वेरियस ब्रीदिंग एंड प्राणायाम आर नॉट नेचुरल, फॉर दे आर mere exercises and cannot be done for 24 hours. अब 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के अलावा कोई ऐसी चीज़ दुनिया के अंदर नहीं है कि जिसको आप 24 घंटों कर सकते। एक ही चीज़ है, यही है 3 स्टेप रिदमिक। न ध्यान आप 24 घंटों कर सकते, न कोई प्राणायाम, न आसन, न कोई क्रिया और कोई क्रिया 24 घंटे कर सकते। पर क्योंकि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग 24 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे श्वास हमारा चालू ही रहता है, तो हमें तो खाली उसको रिदम के अंदर ही कर देना है। उसके अंदर रिदम डाल दिया तो वो जो गलत श्वास था वो सही श्वास हो जाएगा, जो रॉन्ग ब्रीदिंग था वो रिदमिक ब्रीदिंग हो जाएगा। तो हम उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको खाली रिदमिक कर रहे हैं और बाकी तो श्वास 24 घंटे चल ही रहा है, कोई स्पेशल अटेंशन तो हमें देने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे हो सकती है और कोई चीज़ हम 24 घंटे नहीं कर सकते हैं। Here we are not examining good and bad effects of such breathing exercise or pranayam.
तो यहाँ ये बात नहीं है कि भाई प्राणायाम से क्या फ़ायदा है, प्राणायाम भी काम के हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। ये सवाल यहाँ नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि 24 घंटा हो सकता है कि नहीं। ये पॉइंट के ऊपर ये यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। प्राणायाम के भी अच्छे फायदे हैं। हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ गलत नहीं है अगर हम करते हैं तो। पर ये समझना कि वो रियल प्राणायाम नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और वो हम कुछ समय के लिए ही कर सकते हैं। 10 मिनट किया, आधा घंटा किया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा किया, उससे आगे हम नहीं कर सकते प्राणायाम वगैरह। तो फिर वहाँ एक लिमिट आ जाती है और उसके बाद में जब प्राणायाम वगैरह जब प्रोसेस खत्म होती है तो फिर उससे थोड़ी देर के बाद में मन फिर से चंचल हो जाता है, फिर से नेगेटिविटी अंदर आ सकती है। पर 24 आवर्स अगर क्रिस्टल चलता है तो वो डर नहीं रहता है। We are here to know and establish a method to make a rhythmic breathing process natural as our present wrong breathing. That is to be able to carry out for all 24 hours without any conscious attention or conscious effort. तो यहाँ एक वो कहते हैं कि भाई एक हमें एक ऐसी कुछ टेक्निक का उपयोग करेंगे, मेथड का, कि जिसके द्वारा हम इसको रिदमिक ब्रीदिंग को नेचुरल बना सके। और ऐसा नेचुरल कि जिस तरह हमारा 24 घंटा गलत श्वास चल रहा है उसी तरह हमारा 24 घंटा सही श्वास चलता रहे और उसमें ना ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत पड़े और ना ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़े। किसी को प्रश्न है तो बीच में पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो। ये खाली लेक्चर नहीं है, हमको डिस्कस करना है। नहीं समझ में आया है तो हमें आप पूछ सकते हैं। Those of you have come to 1 hour at a stretch of 3-step rhythmic breathing can only follow this practice. अभी जो प्रैक्टिस आगे बताने वाले हैं तो कहते हैं कि भाई 1 घंटा आप करते हैं तो ये लोग ये कर सकेंगे। Others will have to wait till they also come to 1 hour. मुझे नहीं लगता 1 घंटा इसमें कोई भी कर रहा है। 1 घंटा एक ऐसे स्ट्रेच बैठ के तो कोई नहीं कर रहा है ना। तो फिर पेपर पढ़ना आगे बंद कर दे। क्योंकि इतना तो होमवर्क करके आना चाहिए था। ये तो होमवर्क था। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके 1 घंटे के ऊपर पहुंच जाओ। ये प्रोसेस भी साथ में हम देखते रहेंगे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज एंड मसल्स इज वेरी नेसेसरी। ये मसल्स और टिश्यू का डेवलपमेंट नए तरह से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो गलत श्वास लेते हैं तो उसके हिसाब से हमारे अभी मसल्स हैबिचुअल है। अभी जो हमारा ये सब मसल्स वगैरह है तो वो क्योंकि गलत पैटर्न के ऊपर वो चल रहा है। अब हम जब पैटर्न बदलेंगे, सही श्वास करेंगे तो फिर इसके ऊपर नई असर आएगी। इसके लिए ये करना पड़ता है। Now you read every word carefully. At night, at bedtime, lying in bed, about to fall asleep, this practice is to be carried out and done regularly. तो अब ये कब करना है? यहाँ जो टेक्निक बताने जा रहा है, रात को सोते समय, at night, at bedtime, lying in bed, बेड के ऊपर लेट जाओ, about to fall asleep, अब नींद आ रही है, एकदम नींद आ रही है, उसके दौरान this practice is to be carried out and done रेगुलरली। वो पॉइंट के ऊपर, मतलब कि आप जब सो रहे हैं तब से चालू करना है, पर वो पॉइंट तक उसको चालू रखना है। Those of you who are trying to consciously please discontinue till this breathing is established. अब ये कॉन्शियस स्लीप दूसरी है, उन्होंने एक रात को कॉन्शियस स्लीप करने के लिए बताया है। हम जो रेगुलर करते हैं ये कॉन्शियस स्लीप की बात नहीं है, एक अलग कॉन्शियस स्लीप है जो लोग रात को करते हैं, तो वो भी नहीं करना है जब ये प्रैक्टिस चालू होती है तब।
Please remember 7 minus 1 is 0 and not 6 for this practice. हफ्ते के 7 दिन के अंदर एक दिन भी मिस किया तो पूरा हफ्ता गया। 7 minus 1 is 0. To make or establish a process and make it natural so that it can go on naturally without the least attention or effort required, that such a process is first registered. ये प्रोसेस अंदर रजिस्टर होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन क्या है तो कहाँ होती है, कहाँ होता है? IESN केंद्र वो कहाँ है? वो रजिस्ट्रेशन एरिया में है। और रजिस्ट्रेशन एरिया कहाँ है? वो फोर ब्रेन इसका है हमारा। यहाँ हमारे 4 केंद्र है जिसको IESM मतलब इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स एंड मूविंग, इस 4 प्रकार के हमारे अंदर केंद्र है। और वो विचार बनाने की प्रोसेस के अंदर अब वहाँ रजिस्ट्रेशन क्यों होता है? रजिस्ट्रेशन मतलब नॉलेज। एक चीज़ रजिस्टर होती है तब उसकी मेमोरी बनती है। आज मैंने एक चीज़ देखी, एक पेड़ देखा, तो अगर वो पेड़ अंदर रजिस्टर होता है तो दोबारा मैं जब वो पेड़ देखूंगा तब मुझे याद आएगा कि हाँ ये पेड़ का नाम तो ये है। आज कोई चीज़ देखते हैं और हमारा जो उसका नामकरण होता है उसकी मेमोरी बनती है। और मेमोरी कब बनती है? जब रजिस्टर्ड होता है तब। जो चीज़ अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो चीज़ को हम पहचान नहीं सकते। मान लो आप कहीं गए घूमने और ऐसी चीज़ देखी, ऐसी चिड़िया देखी जो चिड़िया कभी आपने देखी ही नहीं, तो आप पूछेंगे अरे ये क्या है? मतलब कि आपके पास मेमोरी के अंदर इसका ये नहीं है, इसकी मेमोरी नहीं है। अब आप पहली बार देखते हैं और रजिस्टर जब हो जाता है कि हाँ ये चिड़िया तो ये है, इसका नाम ये है। अब ये रजिस्ट्रेशन अंदर ब्रेन के अंदर निचले हिस्से के अंदर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है, मेमोरी यहाँ पीछे चली जाएगी। तो फिर दोबारा जब हम वही चीज़ देखते हैं तो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन भगवान ने इसीलिए बनाया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलते हैं, पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको फिर अंदर मेमोरी में जाना चाहिए। नहीं तो बार बार पूछेगा, बार बार मिलेगा तो बार बार नाम ही पूछता रहेगा, तो फिर संबंध कैसे बनेंगे? तो ये भगवान ने एक मैकेनिज्म बनाया है कि अंदर ये सब मेमोरी के अंदर ये स्टोर होता रहता है। इसीलिए ये जो हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग नए ढंग से करने जा रहे हैं उसको भी रजिस्टर करना पड़ता है वहाँ। अगर ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग नई पैटर्न से करेंगे वहाँ रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप में फिर विदाउट अटेंशन वो अपने आप में होना चालू हो जाएगा। When and now when and how it is registered, वही सवाल है। The rear brain, science calls the unconscious. We call it the memory pool, where millions and millions of memory patterns are held. तो यहाँ पिछले हिस्से के अंदर मेमोरी पूल तवाया जिसको कहते हैं, जैसे स्विमिंग पूल होता है इस तरह मेमोरी पूल है कि जहाँ सब मेमोरी वहाँ इकट्ठी होती है। इस जन्म की मेमोरी और पिछले कई जन्मों की मेमोरी, इसलिए वो 2 पार्ट के अंदर है, 2 पूल है, 3A 3B इस तरह। और साइंस इसको अनकॉन्शियस कहता है। अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस ये जो शब्द यूज होते हैं वो जो मेमोरी के अंदर पड़े हैं उसके लिए होते हैं। तो अनकॉन्शियस साइंस उसको अनकॉन्शियस कहते हैं, दारिया जी उसको मेमोरी पूल कहते हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मेमोरी पैटर्न, करोड़ों लाखों करोड़ों मेमोरी पैटर्न वहाँ पड़ी हुई होती है। जो कुछ हम करते हैं वो सब का सब एक मेमोरी बन जाती है। और जब एक बार मेमोरी बन गई वो कभी भी मरती नहीं है। उसका इसको इनडिस्ट्रक्टेबल कहते हैं, उसका मृत्यु नहीं होता। एक बार मेमोरी जो बन गई, आपने कुछ गलत किया उसकी मेमोरी बनी या सही किया इसकी मेमोरी बनी, फिर आपको चाहे वो याद आए ना आए
पर वो मेमोरी अंदर तो पड़ी रहेगी, जन्मों जन्म तक पड़ी रहेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ की भी मेमोरी हमारे पास है, पर वो अंदर हिडन है, वो प्रकट रूप में नहीं है। बाकी पास्ट लाइफ हमारा क्या था उसकी मेमोरी हमारे पास है, पर वो दूसरी जगह वहाँ पड़ी हुई है, जिसको हम ओपन नहीं कर सकते। जो योग के जो उच्च कक्षा के साधक है वो उसके अंदर जाते हैं और उसके ऊपर भी काम करते हैं। वो अपने जो पूर्व जन्म की जो मेमोरी है उसके ऊपर भी काम करते हैं, और उसके जो कर्म है उसको न्यूट्रल करने के लिए वो मेमोरी के ऊपर काम करना पड़ता है। पर वो तो कोई योगी होता है वही इस तरह काम कर सकता है, क्योंकि उसको सामान्य आदमी उसको खोल नहीं सकता। The proper method is to register in the unconscious, but we have to register consciously this process and the method as a new memory pattern. अब एरिया है अनकॉन्शियस, पर काम करना पड़ता है कॉन्शियसली। डिफरेंस ये है, जहाँ भेजना है उसको अनकॉन्शियस कहते हैं, पर काम करना है हमें कॉन्शियसली। इसको काम कॉन्शियसली हम ये मेमोरी नई मेमोरी पैटर्न बनाएंगे तो वहाँ वो रजिस्टर हो जाएगा। Remember, we register birth, death, marriage, and we register important documents. To register is to maintain permanently record. क्यों रजिस्टर कराना पड़ता है? रजिस्टर का मतलब क्या? To maintain permanently record. मैरिज हुआ तो कौन सी तारीख को हुआ, किस व्यक्ति के साथ हुआ, उसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। और इसी तरह जन्म का, मृत्यु का, सब चीज़ों का इस तरह रजिस्ट्रेशन अब तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो परमानेंट एक रिकॉर्ड हो जाता है। परमानेंट इन द सेंस दैट यू विल बी एबल टू रिदमिकली ब्रीथ ऑटोमेटिकली इन योर नेक्स्ट लाइफ इवन विदाउट बीइंग श्योर। वो किस तरह रजिस्टर हो जाता है पता है? क्या कहा अभी? ये जन्म अगले जन्म में भी वो साथ में है, अगले जन्म में भी ये काम लगेगी। अगर इस जन्म में आपने ये रिदम को रजिस्टर कर दिया तो वो नेक्स्ट लाइफ के अंदर कोई बताए ना बताए आपका ये रिदम से अपना ब्रीदिंग आपका चालू हो जाएगा। मतलब सर बड़ी बात हो जाती है। फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का सिंक्रोनाइज होते रहेगा, ये रजिस्टर हो गया तो बाद में भी। हाँ, ये तो पहले तो ये टेक्निक बताएंगे, उसके उसे थ्रू रजिस्टर करना है। वो रजिस्टर हो जाता है, फिर फिजिकल एस्ट्रल का तो सिंक्रोनाइजेशन को तो आगे जाके जितना प्रैक्टिस करेंगे वो सिंक्रोनाइज होता जाए। अब ये जो नई पैटर्न बनी और जितना ये इसके ऊपर हम जितना ज़्यादा काम करेंगे तो वो पैटर्न एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि नेक्स्ट लाइफ के अंदर फिर से हमें वो पैटर्न मिलेगी। हर जन्म के अंदर हमें पैटर्न तो मिलती है। आज हम हैं वो क्या है? कोई आदमी बचपन से झूठ बोल रहा है, कोई आदमी बचपन से चोरी कर रहा है, कोई आदमी बचपन से अच्छा है, भला है। वो किस तरह है? उसका किसके साथ रिलेशन है? पैटर्न के साथ, मेमोरी के साथ, अगले जन्म की मेमोरी पैटर्न के साथ है ना, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। वो संस्कार कहते हैं हम इसको कि भाई इस बच्चे का ये संस्कार है। तो संस्कार व्यक्ति खुद का भी लेके आता है और फिर वातावरण जो है अगर आसपास का, उसमें से भी ये संस्कार बनते हैं, वो पलते हैं, पलपते हैं। अब जिसके अंदर नेगेटिव संस्कार लेके व्यक्ति आया और उसको वो वातावरण भी इस तरह का मिल गया तो वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और कोई व्यक्ति के अंदर नेगेटिव है पर उसको अच्छे वातावरण मिला तो हो सकता है कि वो इतना डेवलप नहीं होगा, फिर भी वो पैटर्न तो उसके पास है। इससे उल्टा भी कोई व्यक्ति अच्छा पैटर्न लेके आया है, उसका संस्कार अच्छा है पर वो नेगेटिव वातावरण में चला गया तो वो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव तो हो जाएगा, पर फिर भी उसके अंदर वो अच्छाई पड़ी है तो वो भी काम करने लगे, वो ज़्यादा उसको नेगेटिव नहीं बनना है। तो हमारे अंदर, हम सब के अंदर ये दोनों चीज़ पड़ी हुई है, कुछ अच्छा भी है कुछ गलत भी है। क्योंकि जो पास्ट लाइफ मतलब कि अनेक जन्मों के अंदर जो हमने किया है उसका एक एसेंस रूप में बन जाता है और एसेंस के रूप में हमारे अंदर एक संस्कार आता है। तो ये संस्कार हर एक व्यक्ति के अंदर काम करता है। अब चाहे संस्कार कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो,
एक बार उसको सबको साफ तो कर देना पड़ता है, जो अच्छा है उसको भी साफ कर देना पड़ता है, फिर जो रहेगा वो असली चीज रहेगी, बराबर। तो इतना गहरा हमें काम करना पड़ता है, पर क्योंकि ये पैटर्न बनी है इसलिए जन्म जन्म आगे चलती रहती है। यही सिद्धांत के ऊपर अगर हम रिदमिक ब्रीदिंग की पैटर्न बना लेंगे तो अनेक जन्मों तक कोई पैटर्न फिर आगे चलती जाएगी। इसीलिए हमें ये पैटर्न बनाने का काम करना है। સર આને પૂછ્યું કે બાળક જન્મે છે ત્યારે એનું શ્વસન નેચરલ જ હોય છે 30 સ્ટેપ બ્રીથિંગ પ્રમાણે, તો આપણે ધારો કે મૃત્યુ થઈને આ પેટર્ન લઈને ગયા, નોર્મલ શ્વાસ તો આપણો ચાલવાનો જ છે, તો પછી જે ભૂલી જઈએ છીએ ભૂલીએ નહીં એવું થયું? હા, તો પછી એ બહુ નહીં ભૂલે, વચ્ચે વચ્ચે કદાચ નેગેટિવ વાતાવરણને કારણે, કારણ કે એના મા બાપ કેવા છે એની પર આધાર રાખતો હોય છે, બચ્ચાની રિધમ જલ્દી ડિસ્ટર્બ થાય મા બાપને કારણે। મા બાપ બહુ સ્ટ્રિક્ટ હોય, વધારે એની પર એ કરતા હોય તો એની રિધમ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, એનામાં ફિયર આવે તો એની રિધમ ડિસ્ટર્બ થાય। પણ આ જો એનામાં પેટર્ન રિધમની દર્દ થઈ ગઈ હોય એ વ્યક્તિની અંદર, તો ચાહે વાતાવરણ ગમે તેવું હોય પણ એનો શ્વાસ તો થોડો થોડો રિધમની રીતે ચાલુ જ રહેશે, બહુ વધારે ખરાબ નહીં થશે। તો એનો આધાર છે એને કેટલી ફોર્મલી ये पैटर्न बनाई है, इसके ऊपर इसका आधार रहता है कि अगर पैटर्न फॉर्म हो जाती है तो फिर दूसरे जन्म के अंदर भी वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है, अपने आप में वो पकड़ लेती है। मतलब એવું થાય દરअसल કે ગુજરાત તરફથી તો એ રિધમ લઈને જ આપણને મોકલવામાં આવે છે, પણ આપણી અંદર નથી એટલે એ પછી છૂટી જાય છે। बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चा जन्मता है तो अलग अलग रिदम के ऊपर उसकी श्वास चलती है। पहले 9 महीना जो है वो 36 की रिदम के ऊपर, जैसे हम रिफाइनिंग में 1 मिनट में 36 बार करते हैं, इस तरह बच्चे का 2400 घंटा श्वास। अभी देखो हम तो 1 मिनट में थक जाते हैं, कि ये 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा थक जाते हैं। अब बच्चा किस तरह 2400 घंटा 36 की रिदम पर श्वास लेता होगा, ये एक बड़ी बात है ना। कुदरत ने कैसा है कि ये किया है बच्चे के अंदर कि वो 2400 घंटा और 9 महीने तक कॉन्स्टेंट, 9 महीने तक वही 36 की रिदम के ऊपर उसका दिन रात श्वास चलता रहता है, क्योंकि उसको ग्रोथ करना है। इसलिए नेचर ने इस तरह का प्रोविजन किया है, इससे इसका ग्रोथ होता है। तो 9 महीने के अंदर वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। अब 9 महीने के बाद दूसरे 9 महीने मतलब 18 महीने तक उसका रिदम चेंज हो जाती है, 36 से 18 की रिदम के ऊपर आ जाता है, और वो 9 महीने के अंदर भी उसका विकास चालू रहता है। फिर लास्ट में जो 18 से 27 महीने का जो पीरियड है 9 महीने का, उसके अंदर वो 12 साइकिल्स के ऊपर आता है, पर वो 27 महीने तक ही वो रहता है, क्योंकि 27 महीने के बाद बच्चा थोड़ा समझने लगता है, आजू बाजू का चीज़ें समझने लगता है, माँ बाप झगड़ते हैं तो वो समझने लगता है। वो बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, केजी में भेजते हैं, तो वहाँ बच्चे आपस में झगड़ते हैं, कोई टीचर स्ट्रिक्ट है, तो धीरे धीरे करके उसके अंदर एक फियर डेवलप होता है, और जैसे फियर आया उसकी रिदम टूटने लगती है। तो इस जन्म में अगर हमने रिदम के ऊपर काम किया तो जहाँ से वो रिदम टूटती है वहाँ से वो टूटना बंद हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गई तो वहाँ से वो टूटेगी नहीं, और इतना उसके अंदर फियर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो रिदम ही उसको प्रोटेक्ट करेगी। नॉर्मल बच्चा उसके अंदर जल्दी फियर आ जाएगा, पर जब रिदमिक बच्चा है अगर, तो वो फियर इतनी स्ट्रांगली उसके अंदर नहीं आएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, रिदम ही प्रोटेक्ट करेगा। तो ये काम करना, इसी जन्म में काम करना क्यों जरूरी है, ये इसलिए हमें ये समझना है। सर मतलब हम लोग मैं ऐसा समझे कि अगर हम 1 घंटे की 3SRV की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो भी संस्कार बुरा है या अच्छा है वो भी वॉश आउट होते जाएगा, और साथ साथ में हम अपने आप को प्रिपेयर भी करते हैं कि जो आगे जाके अभी साहब बताने वाले हैं कि उसको रजिस्टर कैसे करना है, तो उसके लिए भी हमें ये 1 घंटे की प्रैक्टिस बेनिफिशियल रहेगी। उसका मतलब ये हुआ ना, 1 घंटे की प्रैक्टिस से आपकी पुरानी पैटर्न मर जाने वाली नहीं है। अच्छा, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, पर ये 1 घंटे की प्रैक्टिस आपको आगे की प्रैक्टिस का प्रिपरेशन, तो जाके आगे जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि नई पैटर्न जब तक नहीं जन्मती है पुरानी पैटर्न जाती नहीं। तो पहले तो 1 घंटा प्रैक्टिस करने से नई पैटर्न नहीं बनने वाली है, इस तरह फिर टेक्निक फॉलो करने से नई पैटर्न बनेगी, और वो नई पैटर्न बनेगी उसके बाद में पुरानी पैटर्न जो है, गलत पैटर्न जो है, जो नेगेटिव पैटर्न है, उसको धीरे धीरे वो साफ करते जाए।
पहले 1 घंटा करना है, इससे सब हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो तो प्रिपरेशन है। उसके साथ में वो करने के बाद में हम ये टेक्निक यहाँ बताते हैं, वो फॉलो करते हैं, नई पैटर्न बनाते हैं और नई पैटर्न हमें काम में लगाते हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करती है। इस तरह समझना है उसको। जब तक ये नेचुरल, एक पहली बात यही समझो कि आप वधारे करो ज़्यादा करो वो सवाल नहीं है, आपके अंदर मेमोरी पैटर्न रिदमिक ब्रीदिंग की बनी कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ब्रीदिंग करने से कोई नई पैटर्न बन जाएगी, उसको साइंटिफिक वे से करना पड़ता है। खाली बैठे बैठे करते गए तो कोई नई पैटर्न बन जाएगी ऐसा नहीं, उसको साइंटिफिक रूप से करना पड़ता है, नई पैटर्न बनानी पड़ती है। एक बार नई पैटर्न बन गई तो पुरानी फिर जाने लगेगी। तो रजिस्टर इज इम्पोर्टेंट, रजिस्टर ए न्यू मेमोरी पैटर्न, यही बात कर रहे हैं। पहले एक नई मेमोरी पैटर्न तो बनाओ, उसको रजिस्टर तो करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर काम आसान हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो नई पैटर्न ही फिर काम करना लगती है। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं, आगे का कल और परसों 2 दिन के अंदर जितना हो सकेगा इतना हम कवर करेंगे। बाकी किसी को इसके ऊपर प्रश्न है तो हमारा शाम का टाइम है, आप कोई भी प्रश्न उस समय पूछ सकते हैं। अभी 15 मिनट हम रिसेस लेंगे और फिर प्रैक्टिकल के लिए यही सब इकट्ठे होंगे। ठीक है।